तो इतने सारे रूल्स हमने सुने, अब आया टाइम उनको अप्लाई करने का। सुनने पे ध्यान देंगे, कहीं नहीं जाएगा वो पेन, यूज होना है। सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन। स्टेप 1, क्लोज ऑल दी एसेट्स, ट्रांसफर ऑल दी एसेट अकाउंट्स टू रेलेवेंट प्लेसेस, ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटी अकाउंट्स टू रेलेवेंट प्लेसेस। तो क्लोजर ऑफ एसेट्स, क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज, फिर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, फिर रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। कैसे अप्रोच करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए क्वेश्चन की, कि क्या जर्नल एंट्रीज तो नहीं मांगी, अकाउंट्स मांगे हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। लोन अकाउंट मांगे या ना मांगे, आप प्रिपेयर जरूर करना। अगर एग्जिस्ट करता है तो कौन सा लोन, लाइबिलिटी साइड पे लोन टेकन फ्रॉम द पार्टनर बाय द फर्म। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं, 3। तो पहले आप फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट पूरा पेज 1, पूरा पेज रियलाइजेशन के नाम, चाहे क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है, दिमाग मत लगाना, पूरा पेज रियलाइजेशन। पेज नंबर 2 पे पहले कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में कैश है तो कैश अकाउंट, बैंक है तो बैंक अकाउंट। कोई भी डाउट? तो बैलेंस शीट में क्या था, कैश। तो क्या बताया, एक पेज 1 पूरा रियलाइजेशन अकाउंट, नॉर्मल लेजर अकाउंट। कैपिटल पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी सी, ठीक है जी, ए बी सी, सी के साथ आर सी। बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट में क्या है, कैश है तो कैश अकाउंट बनेगा। तो ये तो हो गए अकाउंट्स, इसमें किसी को कोई भी डाउट? अब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ध्यान से देखेंगे। चलो बेटा, मजा आएगा। स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल दी एसेट अकाउंट्स टू रिस्पेक्टिव प्लेसेस। जैसे जैसे दिखाएंगे हम उनकी टिकिंग करते रहेंगे। मैं, क्योंकि मुझे मोड चेंज करना होगा तो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, टिकिंग में एक साथ कर दूंगा। बट आप जैसे कोई आइटम ट्रांसफर कर दिया, टिक मार देना। क्यों? स्टेप 1 और स्टेप 2 के बाद सारे आइटम्स पे टिक लगा होना चाहिए, मतलब वो रिस्पेक्टिव जगह पे चले गए। क्योंकि एक पे आइटम रह गया तो आंसर मैच नहीं करेगा, और इतने मार्क्स कटेंगे ना, क्योंकि आपका रियलाइजेशन भी गलत होगा, कैपिटल भी गलत होगा और कैश अकाउंट भी गलत होगा। चाहे गलती आपने एक छोटी सी करी हो कि ओहो फर्नीचर तो मैं ट्रांसफर करना भूल गया था, या प्रोविजन ट्रांसफर कुछ भी भूल गए, तो बेटा बड़ा नुकसान होगा। तो इसीलिए सिंपल सा उसका सॉल्यूशन क्या है, टिकिंग बचाएगी आपको, बट टिकिंग ध्यान से, ठीक है। तो जैसे आपने कैश है, कैश अकाउंट बनाया लेजर, तो क्या हो गया, कैश में डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी। कितना है कैश बैलेंस, 3700। तो आप टिक मार देंगे। अब बाकी स्टॉक डेटर्स, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट्स, बेटर प्रेजेंटेशन रहती है, एक साथ दिखाना। क्या था, स्टॉक डेटर्स, लोन टू ए, हमने ए को लोन दिया हुआ है तो उसके कैपिटल से एडजस्ट होता है। क्या होता है, उसके कैपिटल से एडजस्ट हो जाता है, लोन टू ए। तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मैंने ए को लोन दे रखा था तो उससे पैसे लेने हैं ना, तो कह रहा है कैपिटल में से काट लो, कोई पैसे वैसे नहीं दे रहा मैं। टू लोन टू ए, कितना है लोन, 10,000। तो चलो बाकी भी दिखा देते हैं। स्टॉक कितना था, 20,100, इनर कॉलम में 20,100, 62,600। स्टॉक दिखा दिया, डेटर्स दिखा दिया, लोन टू ए दिखा दिया। इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट होता है, 16,000। इन्वेस्टमेंट्स 16,000। फर्नीचर, फर्नीचर 6,500। नेक्स्ट बिल्डिंग, कितना, 23,500। सर हम डायरेक्टली बाहर नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हो बेटा, ये बेटर प्रेजेंटेशन होती है, ये बेटर प्रेजेंटेशन होती है। तो चलो स्टेप 1 वेरीफाई करेंगे कि हमने उनको रिलेटिव प्लेसेस पे दिखाया कि नहीं दिखाया। कैश दिखा दिया, स्टॉक दिखा दिया,
डेटर्स दिखा दिया, लोन टू ए दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, फर्नीचर दिखा दिया, बिल्डिंग दिखा दिया। ट्रांसफर ऑल दी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स, ठीक है जी, क्रेडिटर्स 50,400, एक ही क्रेडिटर है तो मैं डायरेक्टली उसको बाहर लिखूंगा, ठीक है ना, अंदर लिखूंगा फिर बाहर, टोटल एक ही बात है, जब सिंगल अमाउंट है तो डायरेक्टली बाहर। रिजर्व कुछ मेंशन नहीं है तो रिजर्व जनरल रिजर्व है, रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्रेडिट होगा, कैपिटल बैलेंसेस दिखाऊंगा पहले फिर रिजर्व दिखाऊंगा, है कि नहीं। ABC 40 25 15 कैपिटल बैलेंसेस बाय बैलेंस BD 40 25 15 रिजर्व था 12,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC आर इक्वल पार्टनर्स, 12,000 है ना रिजर्व, बाय रिजर्व 12,000 4,000 4,000 4,000, कोई भी डाउट। तो लाइबिलिटीज के हम टिकिंग करेंगे कि हमने सब कुछ दिखाया कि नहीं दिखाया, क्रेडिटर्स दिखा दिया, रिजर्व दिखा दिया, कैपिटल्स दिखा दिए। 25% क्वेश्चन हो गया। इजी या वेरी इजी? वेरी इजी। एंड एक्चुअली मैं भी आपके सामने पूरा क्वेश्चन करने वाला हूँ, डिसोल्यूशन इज इजी, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आपको सारे स्टेप्स आते हो देन इट इज वेरी इजी, अगर एक भी स्टेप नहीं आता आप क्लोज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले सारा फोकस स्टेप्स पे किया गया था, पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस है और वो पूरा प्रोसेस सीक्वेंस में ही चलता है। चलेंगे आगे। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन, फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन। अब क्या स्टेप 3, क्लोजर ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, बेचो या पार्टनर टेक ओवर करेगा, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज या तो हम पे करेंगे या पार्टनर टेक ओवर करेगा। For the purpose of dissolution, investments were valued at 18,000 and A took over the investments at this value. Asset taken over by a partner. तो इधर आया asset, इधर आ जाएगा उसका asset taken over, realization इधर आती है क्रेडिट साइड पे, by A's capital account brackets में investments 18,000। ध्यान क्या देना है, simultaneously, immediately कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट्स में इन्वेस्टमेंट्स, एक एक कॉलम में 18,000। पहली डन। सेकंड, फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 29,700 वेयर एज स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज 80,000। जो वो बोल रहे लिखो, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स फर्नीचर बिल्डिंग उसने अलग अलग बताया नहीं बताया, उसने फिक्स्ड एसेट्स बोला तो आप बस यहां पे लिखोगे बाय कैश। फिक्स्ड एसेट्स कितना, फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 29,700 और क्या स्टॉक एंड डेटर्स किसने कितने पता नहीं, उससे क्या जैसे वो बोल रहे हैं वैसे चलते चलो 80,000। अभी मैं टोटल नहीं कर रहा, मैं पढ़ूंगा कि कोई और एसेट बेच के कैश तो नहीं आया, फिर एक साथ क्लोज कर दूंगा, फिर एक साथ कैश में भी डेबिट साइड पे दिखा दूंगा। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड वर 1300। अभी मैं बस रीड कर रहा हूँ कि कोई एसेट रियलाइजेशन का और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। क्रेडिटर्स पेमेंट है 1 बिल रिसीवेबल फॉर 1500 अंडर डिस्काउंट। ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट। अब यहाँ आपकी कॉमन सेंस, इसका कोई डिसोल्यूशन नहीं, अब ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस मतलब अकाउंटिंग की कॉमन सेंस। 1 बिल रिसीवेबल अंडर डिस्काउंट, आपके पास बिल था, आपने बिल डिस्काउंट करा रखा है, बिल डिस्काउंट करा रखा है, तो बिल किसके पास है, बैंक के पास। तो बिल अंडर डिस्काउंट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्यों? अगर डिसऑनर हो गया तो आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, तब तक तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो एक तरह से मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। मेरे पास बिल आया, मैंने बैंक के साथ डिस्काउंट कराया, मैंने पैसे ले लिए बैंक से, ठीक है ना। अब बैंक गया एक्चुअल बंदे के पास, ड्रॉई के पास पैसे लेने, उसने कहा 9 है, तो क्या करें,
तो फिर क्या होगा, जिसने बिल डिस्काउंट करा था उसको पैसे देने पड़ेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। One bill receivable under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and was unable to pay anything. इसमें भी आप केसेस सीखेंगे कि उससे कुछ पैसे आए तो वो एक अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह ट्रीट हो जाएगा। He didn't pay anything, आपको तो देने ही पड़ेंगे, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एक पेमेंट होगी। Hence the bill had to be met by the firm. Unrecorded liability paid off, realization account debited to bank. आपका जब बिल डिसऑनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल, आपके बैंक से पैसे कटेंगे ना, पेमेंट ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कोई भी डाउट? ठीक है, अभी मैं वो एसेट साइड पे इसको एक साथ दिखा दूंगा, बट कॉन्सेप्ट समझ आ गया ये? तो ये कोई स्टेप नहीं है, ये एडजस्टमेंट्स हैं। तो वो एडजस्टमेंट्स हम जितने सारे क्वेश्चंस करेंगे उतनी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, उतने हमारे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होते जाएंगे। तो चलो, पॉइंट एसेट बेच के कुछ और नहीं आया तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूं, बट ध्यान क्या देना है, साइमल्टेनियसली 1,09,700 तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट्स में सन्ड्री एसेट्स कितना 1,09,700 1,09,700। एक बार ही वेरीफाई करूंगा मैं। स्टॉक एंड डेटर्स आ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट ए टेक ओवर कर चुका है, फिक्स एसेट्स की भी रियलाइजेशन हो चुकी है। लेकिन अगर और कुछ मेंशन भी नहीं था और किसी एसेट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो जीरो रियलाइजेशन ही होती है। अब आगे बढ़ सकते हैं। ए एंड बी डन। C, expenses of realization paid were 1,300. If nothing is mentioned, it is the liability of the firm. And if it is not mentioned, who paid? Expenses were paid by the firm, or who was supposed to bear them? The firm was supposed to bear them. Firm paid the expenses. So entry क्या होगी? Realization account debited to cash account. Brackets में realization expenses. Expenses की treatment अलग से ही करनी चाहिए। कितने थे expenses? 1,300। आप लाइबिलिटीज के साथ भी दिखा सकते हैं, अलग भी दिखा सकते हैं। कैश में क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कोई भी डाउट? कितना? 1,300। क्लियर? ओके जी। क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 800। आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी 50,400, उन्होंने 800 का डिस्काउंट दिया, तो हमें तो क्या ट्रांजैक्शन दिखाने की, पैसे कितने देने पड़े? 49,600। तो यहाँ पे क्या जाएगा? रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। मुझे यहाँ पे कोई सन्ड्री लायबिलिटीज अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ क्या लिख सकता हूँ? क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स? 800 लेस, तो विच इज 49,600। पेमेंट हुई है तो साइमल्टेनियसली कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। इन चीजों का ध्यान रखना है कि साइमल्टेनियसली करते चलो, वरना आप पहले पूरा रियलाइजेशन बना रहे होगे, फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ोगे कि पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या था, फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ोगे कि कैश से रिलेटेड क्या क्या था, तो फिर यही प्रॉब्लम हो जाती है कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन, वो बेवकूफी हो जाती है। सर पहले एक बार रियलाइजेशन तो बना लें कि हमारा प्रॉफिट और लॉस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी आगे बढ़े। अभी आपको समझ आ रहा है कि कितना जरूरी है साथ साथ करना। अब अपना टाइम बचाएंगे बहुत सारा। कोई जरूरत नहीं इमीडिएटली आंसर निकालने की, यार आंसर तो एंड में निकालेंगे ना। प्लीज बी केयरफुल। रियलाइजेशन, दिस इज क्रेडिटर्स। $49,600। ठीक है जी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट हुई है तो रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। क्या है ये? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बिल अंडर डिस्काउंट भी लिख सकते थे आप, ये एक साथ भी दिखा सकते थे कि टू कैश सन्ड्री लायबिलिटीज, नीचे क्रेडिटर्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बिल अंडर डिस्काउंट। आप उसको मर्ज करके भी दिखा सकते हो, अलग अलग भी दिखा सकते हो। डिस्काउंटेड बिल, डिसऑनर्ड और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कुछ भी लिख सकते हो। कितने पैसे दिए? 1,500। कोई भी डाउट? ओके तो चलो
ध्यान देना फिर से कि लाइबिलिटीज जितनी भी थी सारी पे ऑफ हो गई कि नहीं हो गई, एक ही थी, हाँ जी पे ऑफ हो गई, क्योंकि लाइबिलिटी का रूल है कि अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, इट विल बी पेड एट बुक वैल्यू। तो आगे बढ़ने से पहले, क्लोजर से पहले आपको क्लोजर मतलब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने से पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए कि सारा कुछ दिखाया कि नहीं दिखाया। फर्स्ट स्टेप, इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया बाय ए को डेबिट कर दिया, तो डबल टिक मतलब दोनों जगह आ गया। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड, कैश में भी दिखा दिया और रियलाइजेशन अकाउंट में भी दिखा दिया। एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट में भी दिखा दिया और कैश में भी दिखा दिया। क्रेडिटर्स की पेमेंट रियलाइजेशन में भी दिखा दी और कैश में भी दिखा दी। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड रियलाइजेशन में भी दिखा दिया और कैश में भी दिखा दिया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 डन। स्टेप 5 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आप वर्क नोट में कैलकुलेट करेंगे कि आपके क्रेडिट्स कितने हैं और आपके डेबिट्स कितने हैं। तो हमने कैलकुलेट करा तो हमारे डेबिट्स ज्यादा आ रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगर डेबिट्स ज्यादा आ रहे हैं तो क्या होगा, आपका लॉस होगा, और लॉस है तो पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू ए बी सी। कितना लॉस था, 3000, इक्वल पार्टनर्स 1000 ईच। तो लॉस रियलाइजेशन क्लोज हो गया और साइमल्टेनियसली आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट्स में लॉस 1000 ईच कर दिए ट्रांसफर्स। अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसको क्लोज करेंगे। अब क्या क्लोज कैसे करेंगे, जो भी फाइनल अमाउंट है वो पे ऑफ कर दिया जाएगा, जो भी फाइनल अमाउंट है वो पे ऑफ कर दिया जाएगा। ए को क्या बैलेंस था, ए का 44,000 क्रेडिट्स और 29,000 डेबिट्स। तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया 44,000 माइनस 29,000 विच इज 15,000 पे ऑफ होगा टू कैश अकाउंट। कितना ए को पे ऑफ होगा, 15,000। कोई डाउट, समझ आ रहा है क्या हो रहा है। बी क्रेडिट्स 29, डेबिट्स 21, तो क्लोजिंग बैलेंस 28,000 पे ऑफ होगा। सी 19 माइनस 1 18,000 पे ऑफ होगा। जो पे ऑफ हुआ यहाँ पे आ जाएगा बाय, ऐसे लिख देंगे हम, इसको लिखते हैं फाइनल सेटलमेंट। बेस्ट प्रेजेंटेशन रहती है फाइनल सेटलमेंट बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ओके जी, 2 बाय लिखना मैंडेटरी नहीं होता। ए को कितने दिए 15,000, बी को कितने दिए 28,000, सी को कितने दिए 18,000। एंड में अगर आपका डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं तो आपने सही करा होगा, अगर कुछ बैलेंस आ रहा है तो आपने कोई ना कोई गलती करी होगी। इजी है, इजी रहने देना। स्टेप्स यही रहेंगे, क्वेश्चन जितने मर्जी कर लो आप, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यही रहेगा। तो कॉम्प्लिकेट कैसे करेंगे वो, जैसे उन्होंने ऐसा एक डाला बिल रिसीवल वाला, ऐसे ही वो 2-3 एडजस्टमेंट्स डाल देंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े कि ट्रीटमेंट क्या होगी। बट लॉजिक के साथ चलोगे तो जो मर्जी वो डाल दें, ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगी। ओके